जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो ये हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें उत्तराखंड जी के जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपके आगामी सभी एग्ज़ामों में आपको बहुत मदद करेंगे। इसमें जो प्रश्न है उत्तराखंड के वो 20 के बाद शुरू होते हैं। तो उत्तराखंड के प्रश्न उत्तराखंड वाले ही देखेंगे, लेकिन जो बाकी एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो एसएससी की कर रहे हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट की कर रहे हैं, सीएपीएफ सीडीएस एनडीए की कर रहे हैं, या और कोई एग्ज़ाम की यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी या अन्य किसी एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीके का इस्तेमाल होता है, तो वो लोग बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको फ़ायदा तो बहुत होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विश्लेषण करके बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिया। और कोशिश ये रहती है कि पाठ्यक्रम के अनुसार रहे। पाठ्यक्रम में जो चीज़ें दी गई हैं, एक एक लाइन, चाहे महात्मा गांधी के विचार हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो, और उसमें जो आपका जीके के अंदर जो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, कुछ विविध या मिसलेनियस वाला पोर्शन है, वो सब मिला के आपके क्वेश्चन वहाँ पे आ सकें। इसके अलावा करंट अफेयर का इस्तेमाल कैसे स्टैटिक में होता है वो भी मैं देखता हूँ, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं आपके सामने लेके आऊँ। कई और किताबें जो पढ़ने को मिलती हैं, या ऐसे आर्टिकल्स, लेख या रिसर्च पेपर कुछ पढ़ने को मिल जाते हैं, तो उसमें से अगर कोई ऐसा अच्छा फैक्ट लगता है जो काम का है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वो भी मैं निकाल के प्रश्न के रूप में लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसको ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए। अगर आपके शेयर व्यूज़ कम रहेंगे तो फिर मैं शायद फिर मेरा भी मनोबल नहीं होगा बनाने का। देखिए, इस समय उत्तराखंड वालों के लिए मैं विशेषकर कहना चाहूँगा, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ये टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं अलग अलग दामों में। और मैंने भी देखी है वो टेस्ट सीरीज़, बहुत सारे टेस्ट पेपर देखे हैं, क्या है कैसा है पता चलता है। सबका टेस्ट अपना होता है, ठीक है, आपको फ़ायदा मिलेगा, प्रैक्टिस करिए। लेकिन आप कई जगह भटकेंगे, कई जगह टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे, ये वो, उसके खरीदे इसके खरीदे। यहाँ पे आपको उत्तराखंड और जीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो रही पूरी फुल टेस्ट 100 नंबर का, वो मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। जब तक देखने वाले बच्चे नहीं होते तो बना के क्या फ़ायदा, वरना मैं 100 नंबर के आपके सामने बेहतरीन पेपर भी रख देता। और अभी तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ये इसमें आपका जीके उत्तराखंड सब कवर हो रहा है। इन पीडीएफ को आप इकट्ठा करिए, पढ़िए, वीडियो देखिए, वीडियो में विश्लेषण देखिए, ठीक है। अगर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करेंगे, कुछ बताएंगे नहीं, तो फिर मैं इसको ज़्यादा आगे चालू रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लाभ ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा, वरना आपको लाभ हो रहा है तो आप बताइए। चलिए शुरू करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये आप 25वां टेस्ट है आपका। भारत किस रूप में अपनी कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? शायद आप में से बहुत कम लोगों को आता होगा। भारत में जो आपको पता है, आपके कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो कॉफ़ी हमारे देश में दो तरह की होती है। एक हम अरेबिका कॉफ़ी उत्पादित करते हैं, और एक हमारे पास कॉफ़ी है रोबस्टा। ये दो किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में होता है, रोबस्टा और अरेबिका, ठीक है। तो रोबस्टा होती है तेज़ कॉफ़ी, बहुत तेज़ होती है लेकिन इसमें खुशबू कम होती है। ये होती है मंद कॉफ़ी, लेकिन इसमें खुशबू ज़्यादा होती है, इसलिए ये महंगी बिकती है। इसका उत्पादन थोड़ा कम होता है और इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रोबस्टा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। इसके लिए कैसी दशाएं चाहिए होती हैं? ठंडा, मतलब कम गर्म जो होता है, शीतोष्ण समशीतोष्ण टाइप का, माइल्ड जो हम कह सकते हैं, वैसा वेदर, और गर्म में, दोनों में ये होती है। तो गर्म टाइप की अलग होती है, ठंडी टाइप की अलग होती है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। इतने फैक्ट हमारे लिए फ़िलहाल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो आपको बताना है। तो आपको पता होगा, ये होती है आपकी कोबोल। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑल पर्पस बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी?
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है हीर विजय सूरी। अगला प्रश्न है आपके सामने, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के कारक में शामिल है? आपको पता होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, उत्पादन के कारक, इसमें से कौन शामिल है? तो फटाफट उत्तर दीजिए। तो आपको पता होगा उत्पादन के वर्तमान जो करंट हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी नवीनतम इकोनॉमिक साइंस है, हमारी इकोनॉमी है, उसमें हम चार कारणों को मानते हैं, चार जो। तो सबसे पहले तो आपके पास ज़मीन, लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा होगा तभी तो आप कुछ करोगे, उत्पादन करना तो ज़मीन चाहिए। उसके बाद आपके पास पूंजी होनी चाहिए, जिसे दैट इज़ कैपिटल, पूंजी। आपको लैंड चाहिए, भूमि। उसके बाद आपका लेबर होना चाहिए, ये तीन। तो कर तो उत्पादन में शामिल ही नहीं होता, इसको तो आप खैर वैसे भी कर सकते हैं, तुक्का मार के भी और अंदाजे से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न कठिन बना दिए जाते हैं। ये तो खाली ये है कि क्वेश्चन के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाते हैं। चौथा होता है आपका उद्यमिता। चौथा आपका जो है वो है उद्यमिता, यानी कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। तो उद्यमिता मतलब जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक कोई व्यक्ति विशेष जो उस चीज़ में अपने आइडियाज़ लगा के उद्यम लगाए, एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करे, ठीक है। तो चौथा होता है। तो ये चार होते हैं। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा नहीं है? वो है आपका कर। कर नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बगलिहार बांध बड़ा विवाद का कारण रहा। ये जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में है। तो ये है चिनाब नदी के ऊपर, और पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। पाकिस्तान 2005 में चला गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कि भारत ने जो है जो सिंधु जल संधि हुई थी उसमें जो बंटवारा हुआ है उसके तहत चिनाब जो है भारत के हिस्से में नहीं आती, और चिनाब का उन्होंने भारत के हिस्से में कौन आती है? ये आती हैं BRS, जैसे VRS होता है जैसे BRS, ब्यास रावी सतलज। तो चिनाब का पानी रोक दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा भैया भारत तुम अपना चालू रखो, थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन बताएं, और मॉडिफिकेशन के बाद भारत से कहा कि आप इसको चालू रखो। तो ये बगलिहार डैम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये चिनाब नदी पर है, ठीक है, आपको याद रखना है। कौन क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपके ऊपर क्रस्ट हो गई, उसके बाद ये आपकी अपर मेंटल होगी, उसके बाद ये आपकी लोअर मेंटल होगी। थोड़ा सा डिजाइन वैसे बना रहा हूँ। ये आपकी अपर क्रस्ट अपर मेंटल हो गई, ये आपकी लोअर मेंटल हो गई, ठीक है। ये आपकी फिर नीचे कोर हो गई। तो आपकी क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होती है मोहो डिसकंटिन्यूटी, या मोहो डिसकंटिन्यूटी मतलब जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? मतलब एक ऐसी जगह होती है पृथ्वी में जहाँ से जो तरंगे होती हैं वो अपना रुख और गति बदल लेती हैं, जो सेस्मिक वेव्स होती हैं। तो यहाँ पर होती है मोह। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो होती हैं ये दोनों मेंटल है, रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटिटी, मतलब मैंने ऐसे याद रखा है, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, रेपिटिटी, REPETTI, रेपिटिटी डिसकंटिन्यूटी होती है। और फिर मेंटल और कोर के बीच में कह दें, या लोअर मेंटल और कोर के बीच में कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये होती है आपकी गुटनबर्ग, GUTTENBERG, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक हो गया जी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मोह, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। सातवां प्रश्न है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन लेता है? आप सबको पता है, ये होता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? आप सबको पता होगा, 5 वर्ष। एक होती है आपकी ग्राम सभा, एक होती है आपकी ग्राम पंचायत। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इनके बीच में मुख्य अंतर क्या होता है, क्या होती है ग्राम सभा, क्या होता है ग्राम पंचायत। ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। चाहे तो आप टेलीग्राम में भी जवाब दे सकते हो, ऑडियो मैसेज के रूप में, कैसे भी, या कमेंट में लिख सकते हो। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? तो ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, यहाँ पे सीमा की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा।
क्षेत्रफल है भूटान का, ठीक है, इतना है 38394 किलोमीटर स्क्वायर। केवल 5 डिजिट में इसी का है, ये तो इससे सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा है? यूरोप। मेडिसिन रेखा रेखा किस किस यहाँ बनाती है? मेडिसिन रेखा सुना ही नहीं होगा आपने। एक्चुअली ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये 49 पैरेलल, जो 49 पैरेलल है यूएस और कनाडा के बीच में, उसी का एक नाम है जिसको हम 49 पैरेलल कहते हैं या फिर मेडिसिन रेखा कहते हैं। इसका वर्ड वॉर से थोड़ा सा संबंधित है, कहानी है, इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है समय इस पर बिताने का, खाली आपको याद ही रखना है। पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। सिपाही मरे, उनका इलाज हुआ, इससे संबंधित कुछ कहानी है। बेरोजगारी क्षैतिज अक्ष पर, यानी कि आपका जो क्षैतिज अक्ष यानी कि आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, और नौकरी रिक्ति यानी कि जॉब वैकेंसी रेट वर्टिकल में, जॉब वैकेंसी रेट वर्टिकल में, इसके बीच का संबंध किससे प्रदर्शित किया जाता है? इनके बीच का जो संबंध है, इसको रखे हॉरिजॉन्टल पे, इसको रखे वर्टिकल पे, तो किससे ये आपका जो क्या कहते हैं संबंध है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? ये प्रदर्शित किया जाता है आपके बेवरेज कर्व से, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब वैकेंसी रेट में किस तरह से वेरिएशन, किस तरह से अंतर है, मतलब किस तरह से रिश्ता बना हुआ है। अब आते हैं और दो चार कर्व की बात कर लेते हैं। तो आपका जो है फिलिप्स कर्व, तो ये फिलिप्स कर्व जो होता है, फिलिप्स कर्व होता है, बहुत बार पूछते हैं, ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन्वर्स रिलेशन बताता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इनके बीच में उल्टा रिलेशन, इन्वर्स, इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन बताता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे लॉरेंज कर्व है, ठीक है। तो आपका लॉरेंज कर्व क्या बताता है? ये बताता है इनकम इनइक्वलिटी, इनकम यानी कि आय का असमानता, आय की असमानता, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, ये बताता है, ठीक है। तो ये इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर, मतलब लोगों में किस तरह से पैसा बटा, इनकम बटी हुई है, उसको बताता है लॉरेंज कर्व। और लॉरेंज कर्व का इस्तेमाल गिनी कोफिशिएंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉरेंज कर्व से हमें गिनी कोफिशिएंट मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर तो आपका ये हो गया। फिलिप्स कर्व मैंने आपको बता दिया। एक एंजल कर्व होता है, ये बताता है कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैसे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर किसी वस्तु या सेवा पे हाउस होल्ड इनकम के साथ वेरी करता है। हाउस होल्ड इनकम बढ़ती या घटती है तो कैसे कोई पर्टिकुलर सामान पे जो घरेलू खर्चा होता है वो भी घटता बढ़ता है। तो ये आपको एंजल कर्व बताता है। नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? यहाँ पर जोन ऑफ एरर है, ठीक है, वो क्या है? कृषि, जबकि मिला था इनको पुरस्कार शांति में, याद रखिएगा, दुनिया से भुखमरी को वो करने के, दूर करने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? आप सबको पता है, ये सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का पालन करने के लिए सक्रिय इनकार था। और कब शुरू हुआ था ये बताना है आपने? 1920 में। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में नया संविधान अपनाया गया और एक कार्य समिति का गठन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। देखते हैं आप कितना बताते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है। कौन जैन त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ये आप बहुत सरल प्रश्न है, आप बता सकते हैं सही खाना उसमें शामिल नहीं है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन से, बेसिक क्वेश्चन है, वो भी ज़रूरी है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको पता होगा मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाले सहायता में कौन सा अनुच्छेद अनुदान से संबंधित? ग्रांट किससे रिलेटेड कौन है? 265 किससे संबंधित है? ये कहता है कि कोई भी टैक्स जो है बिना लॉ बनाए नहीं लगाया जाएगा।
कोई भी नया टैक्स लगाना तो उसके लिए कानून बनाया जाएगा। नो टैक्स लेविड और कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। 270 कहता है टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन संघ और राज्यों के बीच जो टैक्सेस का बंटवारा होगा उससे संबंधित है। 275 कहता है यही, ये ग्रांट्स की बात करता है, यूनियन से स्टेट को मिलने वाले ग्रांट्स की बात करता है। 280 क्या है, ये आपका फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग है। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। एक होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, एक होते हैं एजेंसी। अंग कौन होते हैं, आपका सिक्योरिटी काउंसिल, आपका लेजिस्लेटिव, आपका ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपका ये जो असेंबली होती है, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, जो आपकी संयुक्त राष्ट्र की महासभा होती है, तो वो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब उसके अंग हैं। लेकिन ये कह रहा है कि एजेंसी नहीं है। तो एजेंसियाँ कौन होती है, यूनेस्को है, आपका ILO है, ये सब उसकी एजेंसियाँ हैं। तो कौन नहीं है एजेंसी, तो एजेंसी ये नहीं, क्योंकि ये अंग है, इसलिए ये एजेंसी नहीं है। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत 6 राज्यों के 30 दूर दराज के गाँवों को गोद लिया है। देखिए आपको इस सीरीज में करंट अफेयर के एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके यहाँ से करंट अफेयर करने के बाद आपको कुछ और भटकाव महसूस होगा। अगर आप, चलिए आपने अगर अखबार नहीं भी पढ़ा है तो कोशिश तो है कि यहाँ से वो भी कवर हो जाए। कोशिश पूरी है कि यहाँ से आपको करंट अफेयर में बहुत फ़ायदा मिले। तो सभी एग्ज़ाम वाले इसको देखिए, जो और इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, PCS की है, अपर लोअर या UP लेवल की PCS की है, ARO वगैरह की है, उनके लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप यहाँ पर पूरी तरह से निर्भर रह सकते हैं, सारा फैक्चुअल करंट अफेयर आपका यहाँ निकल जाएगा। तो ये है आपका भारतीय स्टेट बैंक ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत इसने 6 राज्यों में ये शुरू किया है। 6 राज्य कौन से हैं, हरियाणा, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ये 6 राज्यों में शुरू हो रहा है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, तो जो जिनका उत्तराखंड का एग्ज़ाम नहीं है वो यहाँ से छोड़ सकते हैं, जिनका उत्तराखंड का एग्ज़ाम है वो इसको आगे देख सकते हैं। बहुत सरल सरल प्रश्न है, कुछ अच्छे भी मिलेंगे, कुछ सरल भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये चौथा शायद ऑप्शन लिखना भूल गए थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो वैसे बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था, शील वर्मन ने, आपको पता ही होगा। जो सरल है वो सरल है, जो कठिन है कठिन है। ये सिर्फ आपका रिवीजन है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 1912 में हुई थी। किसने की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं है तो तुरंत देखिए। उत्तराखंड से किसने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, ये थे भैरव दत्त जोशी। शीत ऋतु में उत्तराखंड में होने वाली वर्षा का कारण क्या है, आपको पता होगा, ये पश्चिमी चक्रवात है, ठीक है। उत्तर भारत में इसी की वजह से पश्चिमी चक्रवात जो यहाँ से खाड़ी वाले देशों से आता है चक्रवात, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं, उसकी वजह से। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस किस कुल का सदस्य है, बता सकता है कोई, किस कुल का सदस्य है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका एरिकेसी। 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा था, ये था आपका 18.81। चकोड़ी नाम का नाम नामक होगा, नामक प्रसिद्ध, यहाँ इसको नामक कर लीजिए। चकोड़ी नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस जिले में है, पता होगा जिसने घूमा है, नहीं पता होगा जिसने पढ़ा है तो पिथौरागढ़ में है। बहुत सुंदर जगह है, सामने से पंचाचूली की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। 28वां प्रश्न, हाल ही में 6 युवाओं के एक दल ने डिजिटल रूट बनाकर एक नया ताल खोजा है। यह ताल स्थित है कहाँ, रुद्रप्रयाग जिले में। अगर आपने पढ़ा होगा, अखबार सुना हो, देखा होगा तो। निम्नलिखित में से किस जिले में रोपवे का संचालन है, तो भैया तो सभी जिलों में, तो उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो गया। उत्तराखंड की सुहानी ठाकुर किस क्षेत्र से संबंधित है, ये कईयों ने तो नाम ही सुना होगा ये। हमें भी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से 90% लोग इसका जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए इसे भी होमवर्क में डालते हैं, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या आप टेलीग्राम में जवाब देख सकते हैं, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। जवाब देंगे तो मज़ा भी आता है, तब ऐसे और भी अच्छे छुपे हुए क्वेश्चन लाने का मन करता है, ठीक है। तो देखते हैं आप में से कितने लोग जवाब देते हैं।
30 प्रश्न हो चुके हैं। 31वां प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? ये तो सबको पता होगा, बहुत सरल प्रश्न है। जिनके नाम पे एकेडमी भी है प्रशासनिक, टोलिया साहब। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे बसंत देव। ये पूरी कहानी आपको पता ही होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। धन्यवाद। जय हिंद।